अस्सलामुअलैकुम। खबरों के हफ्ता बाजार में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं, लेकिन गुस्से में होंगे क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे यकीन है कि किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक पेट्रोल प्राइसेस जाएंगी। अगर किसी को उम्मीद थी भी सही तो इस तेज़ी के साथ जाएंगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त जो करंटली पेट्रोल की कीमत है वो है 458.40 और तकरीबन 136 टू 137 रुपीज उसमें जंप आया है, हाइक आया है, जो 78 साल तारीख का सबसे बड़ा हाईएस्ट जंप है। इतना बड़ा जंप कभी भी इन कीमतों में नहीं आया है। इसके अलावा जो डीजल की कीमत है वो 520 रुपए तक चली गई है और 520 रुपए बहुत ज्यादा है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस जंग को जो शुरू हुई है सिर्फ एक महीना गुजरा है और एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 200 रुपए बढ़ गई है। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये जंग 6 महीने तक जारी रहती है तो पेट्रोल की कीमत और इसी तेजी के साथ बढ़ती है तो 6 महीने बाद 1200 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा। और अगर ये मजीद भी बढ़ी तो मजीद भी इजाफा इस कीमत में हो सकता है। इस वक्त कोशिशें जारी हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। पूरी दुनिया की इस वक्त कोशिशें हैं। कोई जोर जबरदस्ती करना चाह रहा है, यानी कि अमेरिका और उसके साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो जोर जबरदस्ती के साथ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं, दीगर ममालिक को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मुफाहमत की बात हो रही है और पाकिस्तान उसमें पेश है कि मुफाहमत के जरिए, बातचीत के जरिए ये रास्ता खोला जाए और दुनिया का जहां से 20% तेल जा रहा है वो 20% तेल स्मूथली उन कंट्रीज तक पहुंचे और पूरी दुनिया में जो इस वक्त क्राइसिस है फ्यूल के, पेट्रोल के, वो कम हो, खत्म हो। अदरवाइज पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ ये रीजन, पूरी दुनिया का इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और खास तौर पर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि ये इसके एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी मईशत इसके ऊपर चलती है, वो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। कोई दरमियानी रास्ता इस वक्त दरकार है और वो दरमियानी रास्ता जो कि ईरान को भी काबिल कबूल हो और अमेरिका जो है वो भी उस पर आमादा हो जाए। पाकिस्तान की तरफ सबकी नजरें हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपना किरदार बखूबी निभाए और इस क्राइसिस से पूरी दुनिया को निकाल पाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आपके लिए, लोगों के लिए एक और भी मेरे पास खबर है और वो भी कोई अच्छी खबर नहीं है, वो भी टैक्सेस के हवाले से है और वो उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट देते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस मर्तबा एफबीआर ने टैक्स का ख्याल है उनका कि उन पर टैक्स आयद करना चाहिए और इस हवाले से उन्होंने एक मुसव्वदा जारी कर दिया है और अवामी राय लेने के लिए कि आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं क्या उनको टैक्स के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अवाम का क्या ओपिनियन होता है, होपफुली अगले हफ्ते तक वो आ चुका होगा और हम आपके सामने उसको रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया है वो ये है कि एक साल के अंदर जिन लोगों की रीच 50,000 लोगों तक है, यानी कि उनको 50,000 लोग उनका कंटेंट देखते हैं, उनको इस दायरे में यानी कि टैक्स के दायरे में आना होगा, उनको टैक्स अदा करना होगा। इससे जो है जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, उसको टैक्स के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। ये वजूहात एफबीआर बता रहा है, लेकिन अवाम का इसके ऊपर रद्द अमल क्या आता है ये तो अगले हफ्ते हमें पता चलेगा और लगता यही है कि अवाम इससे खुश नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में इतने ज्यादा नहीं है कि जितने पेट्रोल के यूजर्स हैं। जितना गुस्सा, जितनी शिद्दत, जितना रिएक्शन पेट्रोल की कीमत के ऊपर देखने को आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो गुस्सा आवाम का जायज़ भी है क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग और ना हमारी इतनी आमदन है लोगों की। और लेकिन जो एफबीआर की जानिब से ये काम किया गया है कि उनकी तरफ से खैर इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई, एक सोच है, एक सजेशन है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी अवाम क्या राय देती है, अवाम का यानी कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। आगे बढ़ते हैं। मार्च का महीना तो गुजर गया है लेकिन इस मार्च के महीने में बहुत कुछ हुआ है। खैर मीम्स भी आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। किसी ने कहा है कि इस मार्च के महीने में सर्दियां गुजरी, गर्मियां आई, दोबारा से सर्दी आ गई और दोबारा से गर्मी आ गई, यानी कि दो मरतबा मौसम तब्दील हो गए। इसी मार्च के महीने में हमने जंगें भी होती हुई देखी, इसी मार्च के महीने में हमने T20 वर्ल्ड कप भी होता हुआ देखा, इसी मार्च के महीने में हमने PSL भी देखा और आगे खुदा जाने हम क्या क्या देखते। लेकिन अच्छा है कि मार्च गुजरा और अप्रैल आ गया। लेकिन इस मार्च के महीने में पाकिस्तान में जो बारिशें हुई, जहां पर बहुत से लोगों ने इस मौसम को एंजॉय किया, वहां पर बहुत सारे घर उजड़े, बहुत सारी जानें गई। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, इतलात हैं, अब तक तकरीबन 30 लोग जान की बाजी हार चुके हैं इन बारिशों की वजह से। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा निज़ाम नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बारिशों को, जो अल्लाह की रहमत हुआ करती है,
उसको भी एंजॉय कर सकें, उस पानी को भी ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें। उसमें बहुत सी जगहों पर आवाम की अपनी गफलत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी जगहों पर मिसमैनेजमेंट होती है। यानी कि गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है और बारिश का पानी जब गटर के उस ढक्कन को छुपा लेता है जहां पर ढक्कन नहीं है, तो लोग अनजाने में चले जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, गिर जाते हैं और जान से जाते हैं। इस तरह की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस मयार का नहीं है कि इन बारिशों को फेस कर सके। हालांकि हमारे पास इदारे मौजूद हैं, एनडीएमए है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, सारा साल उनका काम यही होता है, उनकी रिपोर्ट सारी होती है, लेकिन उसको सामने हम नहीं रखते हैं। उसमें हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी भी वीकनेसेस हैं, हमारी जो लोकल इंतजामिया है उनकी भी वीकनेसेस हैं, हमारी जो अवाम है उनकी भी अपनी जगह पर गफलत जरूर है। मतलब जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो आप बच्चों को ऐसी शदीद बारिशों में इजाजत क्यों देते हैं बाहर निकलने की? आपको चाहिए कि उसको कंट्रोल रखिए, बच्चों को अपने पास रखिए, घर से ना निकलने दीजिए। और खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके घर की छतें ऐसी हैं कि जो कि रिलायबल नहीं है, तो आप उस सख्त मौसम में उस इतना रिस्क क्यों लेते हैं कि अपनी फैमिलीज के हमरा उन घरों में आप मुकीम होते हैं? आपको चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में वहां से नकल मकानी करें। 8 साल पहले मीशा शफी ने अली जफर पर इल्जाम लगाया था कि हैरेसमेंट हुई है, उनके ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा था। फिर यह बात कोर्ट में गई, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हुई और उसके बाद अली जफर ने मीशा शफी के ऊपर हत्या इज्जत का दावा किया था। 8 साल बाद उस केस की सुनवाई हुई और उसका फैसला आया है और उसमें मीशा शफी को मुल्जिम जो है मुजरिम ठहराया गया है और उन पर 50 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया सार्फिन जो कि दोनों के फैंस हैं उन्होंने बड़े दिलचस्प तबसरे किए हैं। किसी ने अली जफर को सपोर्ट किया है और किसी ने मीशा शफी को सपोर्ट किया है। दोनों का ताल्लुक एक ही शोबे से है, दोनों सिंगर्स हैं, शोबिस के साथ उनका ताल्लुक है। शोबिस की दुनिया से भी अच्छा खासा इसके ऊपर रिएक्शन आया है। कुछ लोगों के रिएक्शंस जो कि वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अली गुलपीर कहते हैं कि फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, रिस्पेक्ट फॉर पेशेंस एंड डिग्निटी, और हैशटैग जस्टिस के साथ वो ये ट्वीट करते हैं। मावरा हुसैन कहती हैं जस्टिस सिस्टम पर ट्रस्ट रखना चाहिए, हर केस का फैसला एविडेंस पर होता है। और उसके बाद उस्मान खालिद भट्ट का ये कहना है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट कोर्ट वर्डिक्ट बट वी मस्ट कंटिन्यू सपोर्टिंग सेफ स्पेस फॉर विक्टिम्स टू स्पीक। और महविश हयात जो है वो उन्होंने तो ओपनली सपोर्ट किया है जो है अली जफर को। कहती हैं ट्रूथ ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। और उसके बाद फरीहा अल्ताफ, this case shows how sensitive such matters are, we must be responsible with allegations। so ये तो बात हकीकत है कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात जो है आप उसको दबा नहीं सकते हैं। आप किसी पर जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो इस एक तो इखलाकन भी अच्छा नहीं है, ना हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है, ना ही इखलाकियात इस बात की इजाज़त देती है कि आप किसी के ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन उस केस को, उस बात को अगर बुनियाद बनाकर आपके खिलाफ अगला केस दायर कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया की शक्ल में उनके पास एविडेंसेस मौजूद होते हैं और वो उन बातों को बुनियाद बनाकर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बाज़ औक़ात हमें अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो मामला, उस 5-7 मिनट के जज्बात हमारे लिए सारी उम्र के लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने और हमारे लिए कोई फाइनेंशियल जो है वो मसाइल क्रिएट ना करें। अब जरा पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस मर्तबा हमें शायकीन तो नजर नहीं आ रहे। मतलब आमतौर पे हम ये देखते हैं कि भाई शायकीन की जानिब से कोई छक्का जो होता है उसको कैच पकड़ लिया जाता है तो वो चीज वायरल हो जाती है, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, कुछ स्लोगन्स वायरल हो जाते हैं, कुछ प्ले कार्ड्स ऐसे आते हैं कि लोग उनको वायरल जो है होता हुआ देखते हैं। लेकिन इस मर्तबा शायकीन तो है ही नहीं। इस मर्तबा क्रिकेटर्स ने खुद ही ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि वो खबरों में रह रहे हैं। नसीम शाह को इस मर्तबा फाइन हुआ है 2 करोड़ रुपए का, जो पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जुर्माना है। ये खबरें भी आ रही हैं कि नसीम शाह पर पाबंदी लग रही थी, लेकिन हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, साथ में वो पीसीबी के चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे इस लड़के का करियर खराब हो जाएगा, विच इज एप्रिशिएबल। मैं इसकी तारीफ करता हूं क्योंकि किसी के करियर के ऊपर, खासतौर पर जो पाकिस्तान का एसेट हो, जो आपको लग रहा हो, पता हो आपको कि पाकिस्तान के लिए आगे चल के करामत साबित हो सकते हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए
आप उन पर जुर्माना जरूर आयद कर दें। आइंदा वो अपना ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए, सोशल मीडिया पर कोई भी बात करते हुए सोचे कि क्या वो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कहीं उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे। लेकिन उन पर पाबंदी लगाना वो जो है उनके करियर के साथ ज्यादती हो सकती है और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि उन पर पाबंदी नहीं लगी, लेकिन उन पर बहुत भारी जुर्माना लगा। और वो इसलिए लगा, आप सब जानते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उनको टारगेट किया था, उनके खिलाफ उनका ट्वीट किया था और बाद में वो डिलीट भी कर दिया गया था। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये ट्वीट जो है, चूंकि उनका अकाउंट हैक हो गया था और हैक होने के बाद ये ट्वीट किया गया, सो उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि मैंने किया ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन पर जो है जुर्माना आयद कर दिया गया। और इसके अलावा भी जो खबरें हैं वो भी आपके सामने साथ शेयर कर देते हैं। इस PSL में जो बॉल टैंपरिंग है उसका भी मामला पेश आया है। फखर जमान उसके मरकजी किरदार हैं। फखर जमान आखिरी ओवर में बताया जा रहा है, हमने देखा कि फखर जमान को अंपायर ने बात नोटिस की और उसके नुकसान ये हुआ कि उनकी टीम को, लाहौर कलंदर्स को, कि 5 जो रन्स हैं वो कराची किंग्स को दे दिए गए, जिसकी वजह से उनको टारगेट अचीव करना बड़ा आसान हो गया और उन्होंने वो मैच जीत भी लिया। इसके अलावा फखर जमान पर भी 2 मैचेस के लिए पाबंदी लगी। फखर जमान ने टेक्निकल बोर्ड में जाकर उस फैसले को चैलेंज किया, यानी कि वो डिनाई कर रहे थे कि मैंने टैंपरिंग नहीं की है, लेकिन टेक्निकल बोर्ड ने उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया और जो उन पर पाबंदी है उसी डिसीजन को उन्होंने कायम रखा, यानी कि अगले 2 मैचेस उनको खेलने नहीं दिए जाएंगे। यहां पर होता है इस हफ्ते के खबरों के हफ्ता बाजार का इख्तिताम। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की जबरदस्त और बड़ी खबरों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।